Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. We will be continuing with the Philosophy of Law syllabus. This is a DSE discipline specific elective of Bachelor of Arts in Philosophy semester 5. ये जो हम केस करेंगे स्पेल्शियन एक्सप्लोरर्स का, ये एक हाइपोथेटिकल केस है जिसको डेवलप करा था लॉन एल फुलर ने. ये केस जो है ये रियल नहीं है, एक स्टोरी बेस्ड केस है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स क्रिएट गए हैं, कुछ जगह क्रिएट करी गई है और हम इस केस के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एक सिचुएशन में क्या डिफरेंट लीगल थ्योरीज को अप्लाई किया गया है. तो इस केस के जो फैक्ट्स है ना, उसको सबसे पहले स्टेट करते हैं चीफ जस्टिस ट्रूपेनी. ये ऑफकोर्स एक कैरेक्टर का नाम है. तो ट्रूपेनी बताते हैं कि 5 केव एक्सप्लोरर्स थे जो एक केव के अंदर गए, लेकिन वहां पर एक लैंडस्लाइड हो गया जिसकी वजह से केव का जो एंट्रेंस है, अंदर जाने का रास्ता, उसके आगे पूरे पत्थर वगैरह के कारण वो एंट्रेंस बंद हो गया, जिस वजह से एक्सप्लोरर्स जो है वो अंदर फंसे रह गए. उनके पास सिर्फ लिमिटेड फूड है, लिमिटेड वाटर है, बाकी चीजें लिमिटेड सप्लाईज है. अब उनको बाहर निकालने के लिए कुछ रिसोर्सेज स्पेंड करेगा और उसको बाहर निकालने की कोशिश में 10 और लोग जो थे वो और होने वाले लैंडस्लाइड्स में वहां पे मारे गए. मतलब 10 लोगों को भेजा गया, रेस्क्यू टीम को भेजी गई उनको निकालने के लिए, लेकिन उसमें 10 लोगों की डेथ हो गई. अब उनके वहां फंसे होने के 20th डे पर उनके बीच में एक रेडियो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करा गया, जिसमें केव के अंदर जो थे एक्सप्लोरर्स और बाहर जो उनको रेस्क्यू करना है तो उनके बीच में एक रेडियो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करा गया. लेकिन वो रेडियो कॉन्टैक्ट में उनको पता चला कि उस दिन तो 20th डे था, लेकिन कम से कम 10 दिन और लगेंगे उनको उस केव से बाहर निकालने में. ये केव एक्सप्लोरर्स को पता चला. ठीक है, तो मेडिकल एक्सपर्ट्स वगैरह ने बताया कि देखो जितने तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, बहुत मुश्किल है कि तुम 10 दिन और जी पाओगे, क्योंकि कम से कम 10 दिन तो लगेंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हो. मुश्किल है कि तुम इतने टाइम जी पाओगे और इनफैक्ट बहुत लाइकली केस है कि तुम स्टारवेशन से इतने दिन में मर जाओगे, तुम नहीं जी पाओगे. अब उनमें से एक जो केवर था अंदर, वो था रॉजर वेटमोर. रॉजर वेटमोर बोलता है कि अगर ना ये एक बेसिकली रॉजर वेटमोर जो एक सोल्यूशन ऑफर करते हैं, तो अब वो पूछता है कि अगर हमें लगभग 10 दिन और सरवाइव करना है, क्योंकि कम से कम 10 दिन तो पता ही, अगर हमें सरवाइव करना है तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम में से किसी एक को मार के उसका फ्लैश खा ले. तो क्या उसके फ्लैश को खाने से हम लोग जिंदा रहेंगे? तो मेडिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हाँ, अगर आप किसी और का फ्लैश खा लोगे तो आपके जिंदा रहने के चांसेस बन जाएंगे जब तक आपका रेस्क्यू होगा. तो वेटमोर बोलता है कि क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि हम कोई चिट्स निकाले. डाइस उनके पास एक होता है जो हम डाइस थ्रो करते हैं, वो डाइस होता है कि हम उसको थ्रो करके और हम एक लॉटरी सिस्टम और एक प्रॉपर सिस्टम से चूज करें और हम में से किसी एक को खा ले ताकि हम जिंदा हो सके. अब जो रेडियो कॉन्टैक्ट के थ्रू ने कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया था, उसमें केव के बाहर कोई मेडिकल एक्सपर्ट वगैरह कोई भी इस चीज के लिए हाँ नहीं करता है, ना भी नहीं करता है. वो कोई आंसर ही नहीं देता है कि क्या उनको ऐसा कर लेना चाहिए. और फिर एंड में रेडियो कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं हो पाता है. अब ठीक है, अब कई दिन निकल गए और लगभग 33rd डे पर वो केवर्स को सरवाइव कर लिया जाता है. और बाहर निकलने के बाद जब उनको रेस्क्यू करना चाहते हैं, पता चलता है कि रॉजर वेटमोर को जो है उसको मार दिया गया है और बाकी लोगों ने उसको खा लिया गया है. तो सबसे पहले सर्वाइवर्स बोलते हैं कि सबसे पहले रॉजर वेटमोर ही था जिसने बोला था कि हमें इसे कैनिबलिज्म करना चाहिए और एक रैंडम चांस करना चाहिए कि वेटमोर के पास एक डाइस था, उसको फेंक कर उसको थ्रो करके चूज करना चाहिए कि किसको हम खाएं किसको ना खाएं. लेकिन ये सब सर्वाइवर्स बता रहे हैं. जो 4 लोग बचे हुए हैं, 5 लोग गए थे जिसमें से रॉजर वेटमोर को मार के खा लिया बाकी 4 लोगों ने. तो बाकी 4 लोग बोलते हैं कि जैसे ये वेटमोर का ही प्लान था, लेकिन जैसे ही वेटमोर डाइस थ्रो करने वाला था उसके पहले एकदम से वो विथड्रॉ कर लेता है और वो बोल देता है कि मैं इस चीज में पार्ट नहीं लूंगा. लेकिन जो 4 लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो फिर भी प्लान के साथ आगे जाते हैं और जैसे ही वो डाइस फेंकते हैं तो वेटमोर का चांस आ जाता है. हालांकि जो सर्वाइवर्स है वो ये क्लेम करते हैं कि वेटमोर ने खुद ने भी एग्री किया था कि जो ड्राइस थ्रोइंग प्रोसेस हुई थी, सब कुछ जो हुआ था वो बिल्कुल फेयरली हुआ था, प्रॉपर तरीके से हुआ था, कोई चीटिंग नहीं हुई थी. फिर फाइनली वेटमोर आ गया तो उसको मार के उसको खा लिया गया. अब एक बार वो थोड़े से रेस्क्यू हो जाते हैं, उनकी रिकवरी हो जाती है, तो फिर सर्वाइवर्स के ऊपर एक इल्जाम लगता है कि उन्होंने वेटमोर का मर्डर कर लिया. तो जो उस समय का स्टैट्यूट था, जो उस समय का लॉ था, उसके हिसाब से हुएवर शैल विलफुली टेक द लाइफ ऑफ अनदर शैल बी पनिश्ड बाय डेथ. जो जानबूझकर जानते हुए अपनी स्वेच्छा से किसी और की जान ले लेगा, उसको डेथ जो है उसकी पनिशमेंट डेथ की मिलेगी. और उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई भी एक्सेप्शन हो उसमें नहीं दिया जाएगा. अगर किसी ने किसी की लाइफ ली है, किसी को मारा है, मर्डर किया है, तो फिर वो मर्डर के अंडर होगा और उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी ही. अब यहाँ पे जो जूरी है वो एक स्पेशल वर्डिक्ट की रिस्पेक्ट वो करती है, सो दैट दे कैन मेक लिमिटेड फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट विदाउट हैविंग टू रिटर्न अ वर्डिक्ट और वेदर इट कॉन्स्टिट्यूट्स मर्डर और नॉट, कि ये जो है ये एक मर्डर के अंडर आता है कि नहीं. अल्टीमेटली क्या होता है कि
जो चारों केवर्स होते हैं उनको डेथ सेंटेंस मिल जाती है, लेकिन अब इसका डेथ सेंटेंस मतलब इनका जो अल्टीमेट पनिशमेंट है वो है डेथ बाय हैंगिंग। बोथ द ट्रायल जज एंड मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी पिटिशन द चीफ एग्जीक्यूटिव टू कम्यूट द सेंटेंस ऑफ द सर्वाइविंग स्पेलंकर्स फ्रॉम डेथ पेनल्टी टू 6 months imprisonment. चीफ एग्जीक्यूटिव रिफ्यूजेस टू एक्ट व्हाइल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क कंसिडर्स द अपील। तो एक अपील करी जाती है कि इनको डेथ पेनल्टी की बजाय भले ही वो हुआ है, डेथ पेनल्टी की बजाय इनको बेसिकली 6 महीने तक इन प्रिजन कर दो। तो चीफ के एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो तो कोई भी रूलिंग देने से मना कर देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो इस केस को, इस अपील को देखता है। अब इसमें हमारे पास 5 जजेस की ओपिनियंस पता चलेगी कि 5 डिफरेंट पर्संस जो है वो क्या बोलते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। पहले है चीफ जस्टिस ट्रूपेनी। तो चीफ जस्टिस ट्रूपेनी बोलते हैं कि इस केस में पर्सनल व्यूज की कोई जगह ही नहीं है। जो स्टैट्यूट है, जो लॉ है, वो यही स्टेट करता है कि अगर किसी ने किसी की जान विलफुली ली है, इफ समवन टेक्स अदर्स पर्सन्स लाइफ विलफुली, कहाँ गया वो, whoever shall willfully take the life of another shall be punished by death, कि अगर willfully लाइफ ली है तो उसको डेथ की पनिशमेंट मिलेगी। ऐसे केस में तो चीफ जस्टिस ट्रूपेनी बोलते हैं कि यही हमारा लॉ है, हमें इसी को फॉलो करना है, और इसमें कोई भी पर्सनल व्यूज की जगह नहीं है। लेकिन तो वो एक तरीके से चीफ जस्टिस ट्रूपेनी यही बोलते हैं कि इनको डेथ पेनल्टी हो जानी चाहिए। मर्डर की सजा डेथ पेनल्टी ही है बाय हैंगिंग, तो डेथ पेनल्टी हो जानी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ट्रूपेनी एक और बात बोलते हैं कि हम इस मैटर को फॉर क्लीमेंसी ले जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव के पास। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव उनके पास क्लीमेंसी बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें पार्डन कर सकते हैं। जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके पास कुछ पावर्स होती है कि जिससे वो किसी भी क्रिमिनल एक्ट को या क्रिमिनल को पार्डन कर सकते हैं, उसको बेसिकली एक्सक्यूज कर सकते हैं। जैसे कि यूएस में ये सिस्टम है, जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सन होता है उस कंट्री का, तो वो पार्डन कर सकते हैं किसी क्रिमिनल को या किसी क्राइम को। तो चीफ जस्टिस ट्रूपेनी पहली बात तो अफर्म करते हैं कन्विक्शन कि हाँ इनको सजा हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो रेकमेंड करते हैं कि क्लीमेंसी, इनको थोड़ी सी क्लीमेंसी या फिर थोड़ा सा लूजनेस दे दी चाहिए, जिसको बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा इनको कंसिडर कर सकते हैं हम इसको एक ऑप्शन, जहां पर इनको उतनी मतलब कैपिटल पनिशमेंट ना देके, क्रूअल पनिशमेंट ना देके, इनको सिर्फ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, समथिंग लाइक दैट, हम थोड़ा सा इसमें उनको एक्सक्यूज कर सकते हैं। अब चीफ फॉरेस्टर जो है उनका जो कन्विक्शन, उनका जो ओपिनियन रहता है वो ये रहता है कि कन्विक्शंस को हटा देना चाहिए। तो वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो डिफेंडेंट्स थे, जो एक्सप्लोरर्स थे, वो एक स्टेट ऑफ नेचर में थे, क्योंकि जब वो केव में थे तो वो ऐसी सिचुएशन में और ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर स्टेट के नेचुरल लॉज जो है उन तक नहीं पहुंच सकते थे, और इसलिए अगर उनके ऊपर कोई रूलिंग करना है तो वो हमें स्टेट ऑफ नेचर को देखकर करना है। न्यूगार्थ के नॉर्मल लॉज उनके ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। और स्टेट ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर क्या बताता है कि पहली बात तो देखो, रॉजर वेटमोर ने भी अग्रीमेंट तो किया था, बाद में वो उस अग्रीमेंट से पीछे हट गया तो वो चीज़ गलत थी। रॉजर वेटमोर ने भी अग्रीमेंट किया था कि ये डाइस फेंककर हम किसी भी एक को मर्डर करके खा लेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। तो पहली बात तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से, अपने अग्रीमेंट से पीछे हट गया। दूसरा, लॉ ऑफ नेचर जो है वो ये चीज़ के लिए अग्री करेगा कि अगर मान लो किसी एक की जान चली जाए और उससे किसी 4 लोगों को का पेट भर रहा है, तो फिर उसके लिए स्टेट ऑफ नेचर में यही अग्रीमेंट है कि उस एक की जान जो है 4 को बचाने के लिए जा सकती है। अगर और फिर जस्ट फॉस्टर ये भी बोलते हैं कि अगर न्यूगार्थ के लॉ मान लीजिए उन पर अप्लाई करते भी हैं तो उसमें भी जो इन एक्सप्लोरर्स ने किया वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया, अपने बचाव के लिए किया। तो ऐसी सिचुएशन में, एक्सट्रीम सिचुएशन में यहाँ पर अलाउड रहता है कि आप अपनी जान बचाने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस में कर सको, जो कि कोर्ट्स ने पहले भी किया है। तो यहाँ पे इनको जो है कोई भी तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। अब दूसरी तरफ जस्टिस स्टैटिंग होते हैं, तो जस्टिस स्टैटिंग क्या करते हैं, वो अपने आप को इस केस से रिक्यूज कर लेते हैं। रिक्यूज करना मतलब खुद को उस केस पे से हटा देते हैं कि वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि उस केस के लिए रूलिंग दे सके, क्योंकि वो कहते हैं कि इस केस में बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, इमोशनल जजमेंट है, तो इसीलिए प्रॉपरली वो रैशनली या फिर अनबायस तरीके से जस्टिस स्टैटिंग जो है वो इस केस में रूलिंग नहीं दे सकते। लेकिन अपने आप को रिक्यूज करने से पहले वो जस्टिस फॉस्टर के अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हैं। तो वो बोलते हैं कि पहली बात तो जो स्टेट ऑफ नेचर है, मान लेते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर वहाँ प्रिवेल कर भी रहा था, तो ऐसा कैसा स्टेट ऑफ नेचर कि जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट किसी की राइट टू लाइफ से ज़्यादा बड़ा हो गया। कि ठीक है, अगर रॉजर वेटमोर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अग्रीमेंट किया था, वो अग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर पाया, उससे पीछे हट गया, लेकिन उसकी राइट टू लाइफ जो है उस स्टेटस से, उस कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा ऊपर है, तो भले ही वो बाद में अग्रीमेंट से पीछे हट गया, लेकिन उसके पास उसकी लाइफ के लिए पूरे राइट्स थे। तो जस्टिस स्टैटिंग कहते हैं कि जस्टिस फॉस्टर का स्टेट ऑफ नेचर आर्ग्यूमेंट पूरी तरीके से अबसर्ड है। दूसरी तरफ जस्टिस स्टैटिंग बोलते हैं कि ये जो हम
यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते लीगली, रैशनली डिसाइड नहीं कर सकते, बहुत सारे इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए यहाँ पर वो अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं। तो वो अब उनका तो हट गया। तो हमारे पास अभी तक 2 जस्टिस के ओपिनियंस आ गए। जस्टिस ट्रूपेनी जो बोलते हैं कि उनको कन्विक्ट कर देना चाहिए, पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट मिल जानी चाहिए। जस्टिस फॉस्टर जो बोलते हैं उनको डेथ पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। अब 2 जो हमारे पास जजेस बचते हैं, जस्टिस कीन और जस्टिस हैंडी, उसमें से जस्टिस कीन बोलते हैं कि डेथ पनिशमेंट मिल जानी चाहिए, जस्टिस हैंडी बोलते हैं डेथ पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो जस्टिस कीन जो है वो क्या करते हैं कि सबसे पहली बात तो वो कन्विक्शन को अफर्म करते हैं कि हाँ इनको पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं कि जस्टिस ट्रूपेनी ने जो डिमांड की है कि ये डिसीजन जस्टिस चीफ एग्जीक्यूटिव के पास, सॉरी ये चीफ एग्जीक्यूटिव को उनको क्लीमेंट कर देना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए, उन पर दया करके उनको डेथ पनिशमेंट ना देके भले ही कोई छोटी पनिशमेंट दे देनी चाहिए। तो जस्टिस कीन का कहना है कि यहाँ पर एक सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जिसमें क्लीमेंसी जो है चीफ एग्जीक्यूटिव से अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की वजह से हम उनसे क्लीमेंसी की अपील नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम जो है वो जजेस का होता है, ये कोर्ट का काम है, जुडिशरी का काम है, क्योंकि ये एक ट्रायल केस है, इसमें डिसाइड करना है कि जो हमारे डिफेंडेंट्स है वो गिल्टी है कि नहीं है। तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उनको हमें नहीं इंक्लूड करना चाहिए। और यहाँ पे अगर अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जो डिफेंडेंट्स हैं उनको पूरी तरीके से उनका कन्विक्शन होना चाहिए, उनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो गलत है, वो मर्डर कॉन्स्टिट्यूट करता है। और यहाँ पर हम मॉरल कंसिडरेशंस जो है वो नहीं देख सकते, पॉजिटिव लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हम मॉरल कंसिडरेशंस को नहीं देख सकते। अब जस्टिस हैंडी जो है वो बोलते हैं कि नहीं, इन्हें हमें फ्री कर देना चाहिए। उसका रीजन क्या है? पहली बात वो क्या करते हैं ना, दिस इज अगेन एक अचीवमेंट है कि लॉन एल फुलर ने इतने साल पहले एक ऐसी चीज करी थी जो उस समय काफी अनकॉमन थी। उन्होंने जस्टिस हैंडी के थ्रू, जस्टिस हैंडी ने क्या सपोज किया था, उन्होंने बेसिकली इसको पब्लिक ओपिनियन को ओपन रख दिया था, और 90% जो पब्लिक थी उनका यही कहना था कि उनको कैपिटल पनिशमेंट ना मिले, डेथ पनिशमेंट ना मिले, या तो उनको कम पनिशमेंट मिले या उनको रिलीज कर दिया जाए। तो जस्टिस हैंडी का कहना है कि जैसे सोक्रेटिस भी बोलते हैं, लॉ जस्टिस क्या है, जो ज्यादातर लोगों को सही लगता है, जो मेजोरिटी को अच्छा लगता है, व्हाट इज गुड टू मेजोरिटी इज जस्टिस। तो जस्टिस हैंडी का कहना है कि जज हैंडी का कहना है कि क्योंकि 90% पब्लिक जो है वो यही चाहती है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पब्लिक ओपिनियन को भी देखें, कॉमन सेंस को देखें, और इसी वजह से वो चाहती है कि इनको फ्री कर दिया जाए, इनको कन्विक्ट ना किया जाए, तो इन डिफेंडेंट्स को कन्विक्ट ना करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी होता क्या है, अब ये सब हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से टाई हो गया, मतलब है तो 5 जूरी थी, 5 जजेस की बेंच थी, ट्रूपेनी, फॉस्टर, टैटिंग, कीन और हैंडी। लेकिन टैटिंग अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं, तो उसमें से फॉस्टर और हैंडी जो है वो बोलते हैं इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, कीन और ट्रूपेनी मिलते हैं इनको सजा मिलनी चाहिए। तो इस वजह से टाई हो जाता है। तो होता कि जो ओरिजिनल कन्विक्शन रहता है, कि ओरिजिनल डिसीजन क्या रहता है कोर्ट का, कि इनको कन्विक्शन मिलना चाहिए, तो ऐसे में चारों केव एक्सप्लोरर्स को डेथ पेनल्टी मिल जाती है। तो ये जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट व्यूज हैं लेकर, जैसे कि चीफ जस्टिस ट्रूपेनी जो है वो पॉजिटिविज्म की तरफ इशारा कर रहे हैं, फॉस्टर जो है वो नेचुरलिज्म की तरफ इशारा कर रहे हैं, जस्टिस कीन जो है वो कॉन्सिक्वेंशलिज्म की तरफ इशारा कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, और जस्टिस हैंडी जो है वो पब्लिक ओपिनियन की तरफ इशारा कर रहे हैं, मेजोरिटी की तरफ बोल रहे हैं कि मेजोरिटी ओपिनियन हमें देखना चाहिए। तो इस तरीके से ये डिफरेंट ओपिनियंस है कि, और ये एक हाइपोथेटिकल लीगल केस है, ये समझने के लिए कि एक ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लीगल ओपिनियंस और लीगल पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है वो वर्क में है, अभी चल रहे हैं। सो और हाँ, एक और बात होती है, जस्टिस फॉस्टर बोलते हैं कि ये सेल्फ डिफेंस की बात है, तो जस्टिस स्टार्टिंग सेल्फ डिफेंस वाले स्टैट्यूट जो है उसको फिर क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि जस्टिस फॉस्टर का कहना है ये सेल्फ डिफेंस के एक्ट था, लेकिन सेल्फ डिफेंस का एक्ट ये नहीं है। क्यों? जस्टिस स्टार्टिंग बोलती है सेल्फ डिफेंस तब होता जब रॉजर वेटमोर उनके ऊपर हमला कर रहा होता, और तब केव एक्सप्लोरर्स अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ये सेल्फ डिफेंस तब होता जब रॉजर वेटमोर को मार के खाने की कोशिश कर रहे थे, और रॉजर वेटमोर जो है वो अपने बचाव में किसी एक्सप्लोरर को मार दे, तब ये सेल्फ डिफेंस होता है। क्योंकि सेल्फ डिफेंस में जब आपके ऊपर कोई आगे से हमला कर रहा है, तब आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप सामने वाले पर्सन को मार रहे हो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। यहाँ पे जस्टिस स्टार्टिंग का कहना है कि जो केव एक्सप्लोरर्स हैं उन्होंने जो किया है वो है सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड नॉट सेल्फ डिफेंस। यहाँ पर हमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू देखने को आता है, जस्टिस हैंडी भी कहते हैं कि जैसे जो वर्कमैन थे, तो जस्टिस हैंडी का कहना है कि जैसे हमने जब 10 एक्सप्लोरर्स को, 10 रेस्क्यू मैन की टीम को भेजा था बचाने के लिए, और उन 10 की डेथ हो जाती है, तो उनका कहना है कि जब हम 10 लोगों की डेथ कर सकते हैं 5 को बचाने के लिए, तो 4 लोगों को जिंदा रखने के लिए अगर हम किसी एक को मारकर उसको खाना पड़े तो ये गलत नहीं है। मतलब स्टेट ऑफ नेचर के हिसाब से ये वायबल है, क्योंकि हमने देखा कि 5 लोगों को बचाने के लिए 10 लोगों की डेथ हो गई, तो अगर हमें 4 लोगों को जिंदा रखना है तो किसी एक की डेथ होना, तो ये जो सैक्रिफाइस है ये वायबल है, ये एक तरीके से जस्टिफाइबल है, फेयर सैक्रिफाइस है। तो यहाँ पर हमें ये वेरियस ओपिनियंस दिखते हैं। एंड
तो यहाँ पे जैसे जस्टिस फॉस्टर जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात भी करते हैं, तो जस्टिस फॉस्टर का कहना है कि हमें रूल्स एंड लॉज, हमें लॉज को फॉलो तो करना है, लेकिन हमें स्पिरिट ऑफ लॉ एंड लेटर ऑफ लॉ में डिफरेंस रखना पड़ेगा। तो वो कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म में कि हमें इंटेलिजेंटली लॉज को इंटरप्रेट करना है कि लॉज का एक्चुअल काम क्या है। तो जो हमें लॉ को फॉलो करना है, लेकिन हमें लॉ को इस तरीके से फॉलो करना है कि लॉ जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो हमें इंटेलिजेंटली वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो हमें ये अपनी एबिलिटीज की हेल्प से हमें अप्लाई करना है, अपने रैशनल और अपने रीजन को अप्लाई करना है हर सिचुएशन में। ओके तो जस्ट स्टार्टिंग ही बोलते कि वो इमोशनली टर्न है एंड ही इज फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट एंड अबॉरेंस मॉन्स्टर्स एक्ट दैट दे कमिटेड। इस वजह से कोई भी वो डिसीजन पे नहीं ला पा रहे हैं और ऐसे केस में जब कोई जज जो है वो अपने आप को प्रॉपरली रैशनली वो इवैल्यूएट नहीं कर पाते, वो अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं। ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है जब जजेस का कोई पर्सनल कनेक्शन होता है, पर्सनल रिलेशन होता है किसी भी डिफेंडेंट के साथ या किसी प्लेंटिफ के साथ, ये स्पेशली तब होता है। तो जस्टिस जैसे टैटिंग भी बोलते हैं कि सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन में डिफरेंस होता है। सो जस्टिस स्टार्टिंग जो यहाँ पर वो एक एग्जांपल देते हैं कॉमनवेल्थ वर्सेस वेल्जियन का केस का एग्जांपल देते हैं। दिस इज अगेन ऑफ कोर्स अ हाइपोथेटिकल केस कि वेल्जियन के केस में क्या हुआ था कि एक चोर था जिसने अपनी भूख को मिटाने के लिए एक ब्रेड का टुकड़ा चला लिया था। तो उसके लिए वो कहते हैं कि जस्टिस टैटिंग का कहना है कि जब हम उस ब्रेड के टुकड़े चलाने वाले को हम अगर पनिश कर सकते हैं, तो इन्होंने तो फिर भी मर्डर किया, तो मर्डर के केस में तो इनको ऑफकोर्स कन्विक्शन मिलना ही चाहिए। जस्टिस कीन जो है वो ये बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन के पास ये डिसीजन नहीं होना चाहिए कि हम कन्विक्टेड जो डिफेंडेंट्स उनको क्लीमेंट कर सके या नहीं कर सके। एंड तो जस्टिस हैंडिंग का कहना है प्रैग्मेटिक और कॉमन सेंस अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रियलिटीज प्रैक्टिकल विजडम होना चाहिए, क्योंकि 90% मेजोरिटी जो है वो यही चाहती थी कि पब्लिक ओपिनियन को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें यही देखने को मिल रही है कि चाहे दो जजेस जो है वो बोल रहे हैं कि कन्विक्शन को सेट असाइड कर देना चाहिए और दो जजेस बोल रहे हैं कि कन्विक्शन को अफर्म कर देता है वो, मतलब एक दो जजेस जो है वो उसके लिए अग्रीमेंट दे रहे हैं डेथ बाय पनिशमेंट को एंड पनिशमेंट बाय डेथ को, एंड दो लोग उसको डिनाई करें, लेकिन चारों जजेस के अपने डिफरेंट ओपिनियंस हैं। वो भले ही जजमेंट सेम पर पहुंच रहे हैं, जैसे जस्टिस फॉस्टर और जस्टिस हैंडी जो है वो दोनों सेम जजमेंट पे पहुंच रहे हैं कि उनको पनिशमेंट बाय डेथ नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसके रीजंस जो दो जजेस है वो डिफरेंट स्टेट करें। इसीलिए ये केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर केस है ऑफ द स्पेल्शियन एक्सप्लोरर्स, ये लीगल पर्सपेक्टिव से, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है।